हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज बात करेंगे 4 मई 2026 के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इन सारी वीडियोस की करंट अफेयर की फ्री पीडीएफ भी मिल रही है। कहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ये वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट आकाश तीर का संबंध किससे है। क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोजेक्ट आकाश तीर। आकाश तीर का संबंध किससे है? भारतीय नौसेना की पनडुब्बी प्रणाली से, या भारतीय वायुसेना का ड्रोन सिस्टम, फिर है भारतीय सेना की स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली, और डी है इसरो का उपग्रह मिशन। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर का संबंध किससे है? इसरो का उपग्रह मिशन। ये इसका सही जवाब सी होगा। भारतीय सेना की स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली से इसका संबंध है। थोड़ी सी व्याख्या की चर्चा करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो भारतीय सेना की स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली पर मुख्य तथ्य और उद्देश्य क्या है? तो आकाश तीर का उद्देश्य भारतीय सेना में हवाई रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करना और डिजिटलीकरण के माध्यम से रडार और सेंसर को एकीकृत करना है। तो ये है प्रोजेक्ट आकाश तीर का संबंध किससे है? भारतीय सेना की स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली से। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मई 2026 में जारी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? किसमें? ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा स्थान है भारत का? हमारा सही जवाब क्या होगा? बी। और बी में क्या है? तीसरा। तो IRENA यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्थापित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में कौन से नंबर का स्थान हासिल किया है? तीसरा। और ये बी क्या है? यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के पहले चरण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के पहले चरण का उद्घाटन। तो अगर सीधा आ जाए तो इसका जवाब अलग हो सकता है, लेकिन सीधा यह है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के पहले चरण का उद्घाटन। क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया करो। ए गुरुग्राम, बी नोएडा, सी गौतम बुद्ध नगर, ये मुंबई, और डी हैदराबाद। तो हमारा सही जवाब है बी, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के पहले चरण का उद्घाटन नोएडा में किया गया, और नोएडा में भी कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में किया गया। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 21 में राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के पहले चरण का शिलान्यास प्रस्तावित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 मई 2026 को कौन सा दिन या व्रत मनाया जा रहा है? तो आज 4 मई है, देखिए कौन सा दिवस मनाया जाएगा। ए ज्येष्ठ पूर्णिमा, बी है वैशाख अमावस्या, सी है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया, डी है एकादशी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सी होगा। और सी में क्या है? ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया। समझ में आई चीज? थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। तो 4 मई 2026 यानी सोमवार को
वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार यह तिथि नई शुरुआत और मानसिक शांति के लिए शुभ मानी जाती है। इसके साथ ही इस दिन अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र का भी प्रभाव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में सरकार ने किस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजना शुरू की है? किसको बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की है? ए कृषि, बी रक्षा, सी रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन, डी शिक्षा। तो कौन सी योजना शुरू हुई है? आरडीआई शुरू की गई है। आरडीआई का मतलब क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन। तो हाल ही में भारत सरकार ने रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन आरडीआई क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मई 2026 में भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? क्या पूछा है? भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? ए केरल, बी गुजरात, सी सिक्किम, डी महाराष्ट्र। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सी होगा। और सी में क्या है? सिक्किम। तो पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य है सिक्किम। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। मई 2026 में सिक्किम को भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गंगटोक में आयोजित एक समारोह में इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की, जो राज्य की न्यायिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये थोड़ी सी पीछे कर रही हूँ इसको, ये 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, कोयला खनन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कोयला खनन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी है 2 मई, ऑप्शन सी 3 मई और ऑप्शन डी 4 मई। तो हमारा सही जवाब होगा 4 मई। कोयला खनन दिवस प्रतिवर्ष 4 मई को मनाया जाता है। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं ताकि क्वेश्चन में हमें कोई डाउट बिल्कुल भी ना बचे। तो कोयला खनन दिवस प्रतिवर्ष 4 मई को मनाया जाता है। यह दिन कोयला खनिकी के श्रम, कठिन परिश्रम, उनके बलिदानों और राष्ट्र के औद्योगिक ऊर्जा विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, जो खतरनाक परिस्थितियों में भी काम करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 4 मई 1799 को किस भारतीय शासक की मृत्यु हुई थी जिसे मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है? ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी महाराजा छत्रसाल, डी है के सी रेड्डी। तो हमारा सही जवाब है बी टीपू सुल्तान। तो 4 मई 1799 को किस भारतीय शासक की मृत्यु हुई थी? टीपू सुल्तान की। या ये क्वेश्चन आ जाए, मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, जिसे मैसूर टाइगर कहा जाता था। वे 1782 से 1799 तक मैसूर के सुल्तान थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रही डिजिटल इंडिया 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान से देखो क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया 2.0 का उद्देश्य पूछा है।
ए, केवल शहरी क्षेत्रों में 5G पहुंचाना। बी, ग्रामीण क्षेत्रों में AI हब और सार्वभौमिक 5G कनेक्टिविटी प्रदान करना। सी है ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना। डी है यह केवल सरकारी कार्यालयों को डिजिटल करना। हमारा सही जवाब है डिजिटल इंडिया 2.0 का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में AI हब और सार्वभौमिक 5G कनेक्टिविटी प्रदान करना। थोड़ी सी चर्चा इसकी व्याख्या के बारे में करते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है? भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। AI पर जोर। डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत AI संचालित नागरिक सेवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय भाषाओं में AI समाधानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे है, किस मंत्रालय ने हाल ही में समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रियल क्राफ्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो क्यों किया है ये? किस मंत्रालय ने किया है? किस मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए रियल क्राफ्ट पोर्टल शुरू किया? अभी देखेंगे। ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। सी है जहाजरानी मंत्रालय। सी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। डी है रक्षा मंत्रालय। हमारा सही जवाब है सी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो रिन्यूएबल क्राफ्ट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग और फिनिशिंग क्राफ्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये पोर्टल भारत का सरकार के मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा परीक्षण की गई NASM-R मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है? तो NASM-R की जो मिसाइल है ये नाम की, तो ये मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है और इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? DRDO द्वारा। तो देखिए इसकी विशेषता क्या है। यह सतह से हवा को में मार करने वाली मिसाइल है। बी है, यह भारत की पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल है। सी है, यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। डी है, यह केवल रात में हमला कर सकती है। सही जवाब बी होगा। और बी में क्या है? यह भारत की पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल है। तो थोड़ी सी चर्चा व्याख्या की करते हैं ताकि क्वेश्चन हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो हाल ही में अभी पीछे अप्रैल में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई NASM-SR मिसाइल की मुख्य विशेषता यह है कि यह भारत की स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में घोषित डिजिटल इंडिया 2.0 के पहल तकनीक पर विशेष बल किस चीज़ पर दिया गया है? तो डिजिटल इंडिया जो 2.0 है उसके तहत किस तकनीक पर, यानी कि क्या पूछा है कि ज़्यादा बल किस चीज़ पर दिया है? ए, क्वांटम कंप्यूटिंग। बी है, ग्रामीण क्षेत्रों में AI हब और सार्वभौमिक 5G कनेक्टिविटी। सी है, केवल ब्लॉकचेन तकनीक। और डी है, अंतरिक्ष पर्यटन। तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो क्वेश्चन को। ग्रामीण क्षेत्रों में AI हब और सार्वभौमिक 5G कनेक्टिविटी बढ़ाना है। तो मई 2026 में घोषित डिजिटल इंडिया 2.0 पहल के तहत
मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एआई हब और सार्वभौमिक 5G कनेक्टिविटी पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कोयला खनिक दिवस जो कब मनाया गया? 4 मई को। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो कोयला खनिक दिवस 2026 की थीम या मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल कोयला उत्पादन बढ़ाना। बी, खनिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा और उनके योगदान का सम्मान करना। सी, निजीकरण को बढ़ावा देना। और डी है नई खदानों की खोज। तो कोयला खनिक दिवस की थीम क्या थी? सही जवाब बी है, खनिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा और उनके योगदान का सम्मान करना। थोड़ी सी चर्चा व्याख्या के बारे में भी करेंगे। तो खनिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा और उनके योगदान के सम्मान इसका सही जवाब होगा। अब इसका उद्देश्य देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो यह हर साल 4 मई को कोयला खदानों में बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले श्रमिकों के कठिन परिश्रम, समर्पण और देश की ऊर्जा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रमुख बंदरगाह को 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आराम से देखिए। भारत के किस प्रमुख बंदरगाह को 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? ए, कांडला पोर्ट। बी, कोची। सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और डी है पारादीप। हमारा सही जवाब होगा ए, कांडला पोर्ट। व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी इसकी। सही उत्तर ए है, कांडला पोर्ट। तो गुजरात की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 के तहत मई 2026 तक भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें से सबसे प्रमुख दीनदयाल बंदरगाह यानी कि कांडला पोर्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने पानी से हवा बनाने की तकनीक का एक उन्नत स्वदेशी मॉडल लॉन्च किया है? ए, IIT बॉम्बे। बी, IIT गुवाहाटी। सी है IIT दिल्ली। और डी है IIT कानपुर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा, IIT गुवाहाटी। तो पानी से हवा बनाने की तकनीक का एक उन्नत स्वदेशी मॉडल लॉन्च किया गया है। तो वो किस संस्थान ने किया है? IIT गुवाहाटी। हाल ही में IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हवा से पानी बनाने की तकनीक का एक उन्नत स्वदेशी मॉडल विकसित किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्कोर रहा? क्या पूछा है कि विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2026, उसमें भारत का जो स्कोर है वो कितना रहा? ए, 31.96। बी, 45.02, ये 20। फिर है ऑप्शन सी 28.50। डी है 35.10। तो भारत का स्कोर क्या रहा? हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा ए, 31.96 स्कोर रहा। तो भारत 180 देशों में से 157वें स्थान पर रहा है। अब गिरावट देखिए, पिछले वर्ष 2025 की 151वीं रैंक के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 6 पायदान की गिरावट
दर्ज की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कोतगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा वो किस राज्य में है? कौन से अभयारण्य की बात हो रही है? कोतगढ़ की। तो कोतगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में था, वो किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी गुजरात। तो हमारा सही जवाब होगा सी। सी में क्या है? ओडिशा। कहाँ पर है ये कोतगढ़ वन्यजीव अभयारण्य? ओडिशा। तो कोतगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत के ओडिशा राज्य के कंधमाल जिले में स्थित है। यह अभयारण्य लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मुख्य रूप से हाथियों, बाघों, तेंदुओं और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए जाना जाता है। यह हाल ही में शिकारियों की गिरफ्तारी के कारण चर्चा में रहा। तो समझ में आई कि ये चीज़, कोतगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नाम से नया केंद्रीय डेटाबेस बनाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए एक नया केंद्रीय डेटाबेस बनाया है। कौन सा है? ए डिजिटल सुरक्षा कवच, बी है पेमेंट रिपोजिटरी, सी है फ्रॉड ट्रैक सिस्टम और डी है ट्रांजैक्शन हब। तो बी हमारा सही जवाब होगा, पेमेंट रिपोजिटरी। थोड़ी सी चर्चा व्याख्या की करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन भुगतान में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सेंट्रल पेमेंट कार्ड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री यानी कि CPFIR नाम से एक केंद्रीय डेटाबेस बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की। तो मई 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की थीम क्या रखी गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या रखी गई थी? अभी देखते हैं। इंश्योरिंग ए हेल्दी फिजिकली वर्किंग इन्वायरमेंट, ए है स्वास्थ्य कार्य वातावरण, बी पहले देख लिया हमने, सी है मजदूरों का डिजिटल सशक्तिकरण और डी है भविष्य का सुरक्षित काम। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की थीम क्या थी? हमारा सही जवाब होगा बी। और बी में क्या है? इंश्योरिंग ए हेल्दी फिजिकल सोशल। तो मई 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस इंटरनेशनल लेबर डे की थीम क्या थी? तो ये हमने पता कर लिया। ये है एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मई 2026 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ए टी रविशंकर, बी रोहित जैन, सी एम राजेश्वर राव, डी स्वामीनाथन जी। मई 2026 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा बी। और बी में क्या है? रोहित जैन। सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया उप गवर्नर नियुक्त किया है। सरकार ने रोहित जैन को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नया उप राज्यपाल नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, मई 2026 में नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मई 2026 में नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में ए है जोरम अनिया और आर बाल सुब्रमण्यम, बी है VK सारस्वत और रमेश चंद, सी है अरविंद वीरमानी और VBR सुब्रमण्यम, सी है सुमन बेरी और राजीव कुमार। तो हमारा सही जवाब है ए।
और ए में है जोरम अनिया और बाल सुब्रमण्यम। हमारा सही जवाब है। तो मई 2026 में नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में? ए डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, डी फिनलैंड। तो हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है, नॉर्वे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में नॉर्वे ने लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा, भारत की पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल का नाम क्या है, जिसका परीक्षण हाल ही में किया गया और सफल परीक्षण किया है? ए है ब्रह्मोस NG, सी है नासाम SR, सी है हेलिना और डी है शांत। तो हमारा सही जवाब है ए NASAMS-R मिसाइल, जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल है। थोड़ी सी चर्चा व्याख्या की करते हैं। DRDO, जिसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो DRDO और भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2026 के अंत में ओडिशा के तट के पास एक हेलीकॉप्टर से नासाम SR मिसाइल का पहला सफल सैल्वो लॉन्च किया। एक साथ 2 मिसाइलें की। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 4 मई को इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिनका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा है और जो एग्जाम में आने वाली हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट वो घटनाएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले है 4 मई 1776, रोड आइलैंड अमेरिका का पहला उपनिवेश बना, जिसने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय के प्रति निष्ठा छोड़ दी। फिर है 4 मई 1799, मैसूर के शासक और मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मृत्यु हुई। वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर है 4 मई 1854, भारत में पहला डाक टिकट आधिकारिक रूप से जारी किया गया। सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल ये लग रहा है ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, एकदम अच्छी अच्छी चीज़ें हमने नोट की हैं। फिर क्या है, देखिए फिर आगे की घटनाएं क्या हैं देखते हैं। घटनाएं फिर 4 मई 1896, तो लंदन के मशहूर अखबार डेली मेल का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। फिर है 4 मई 1924, पेरिस में 8वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। फिर है 4 मई 1945, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना में नीदरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे ने आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, ये घटनाएं पढ़ चुके हैं हम, अब बात करते हैं ये आगे की घटनाएं। 4 मई 1959, पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। फिर है 4 मई 1779, श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। फिर है 4 मई 1980, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी मार्शल टीटो का निधन हुआ। आगे है 4 मई 1994, काहिरा में इजराइल एवं फिलिस्तीनी नेताओं द्वारा फिलिस्तीनी
सत्ता संबंधित ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं 4 मई को किन किन हस्तियों का जन्म, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो 4 मई 1767 को जन्म हुआ त्यागराज का, जो दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ और कवि, जिन्हें कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक माना जाता है। फिर है 4 मई 1849 जन्म हुआ ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर का, तो रविंद्रनाथ के बड़े भाई, जो एक प्रसिद्ध नाटककार, संगीतकार, संपादक और चित्रकार थे। फिर है अन्ना चांडी, जन्म हुआ 1905 में, भारत की पहली महिला न्यायाधीश। नेक्स्ट फिर आगे है C.K. रेड्डी, 4 मई 1902, कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। फिर कौन जन्मा 4 मई को? 4 मई 1947, दसारी नारायण राव, तेलुगु सिनेमा के दिग्गज निर्देशक, पटकथा लेखक, अभिनेता और राजनेता का जन्म हुआ। फिर है एन राम, 4 मई 1945, भारतीय पत्रकार और द हिंदू के पूर्व प्रधान संपादक। नेक्स्ट है सिद्धांत महापात्रा, जन्म हुआ 4 मई 1966 को, ओडिशा फिल्म अभिनेता और राजनेता। फिर है 4 मई को निधन होने वाले लोग कौन कौन हैं? तो 4 मई को निधन हुआ टीपू सुल्तान का। कब हुआ? 4 मई 1799। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर का शेर भी कहा जाता है, तो 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। फिर है 4 मई को किनका निधन हुआ? मार्शल टीटो का, 1980। युगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट क्रांतिकारी जोसेफ ब्रोज टीटो का निधन 4 मई 1980 को हुआ था। नेक्स्ट आगे है 4 मई 2008, पंडित किशन महाराज, बनारस घराने के प्रख्यात तबला वादक पंडित किशन महाराज का निधन 4 मई 2008 को हुआ। फिर है हेमचंद्र राय चौधरी, 4 मई 1957, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार विद्वान हेमचंद्र राय चौधरी का निधन 4 मई 1957 को हुआ था। तो थैंक यू गाइस। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रही बात PDF की, तो मैं आपको बता दूं, PDF आपको मिलेगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो के कमेंट सेक्शन में वहाँ से आपसे डाउनलोड नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लेना है इस वीडियो का। ऊपर ही ऊपर मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ भी आप वहाँ जाकर डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ साथ आपको नोट्स एकदम फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। थैंक यू सो मच गाइज। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।